बारिश का मौसम आ चुका है और आसमान में बादल छा चुके हैं। हवाएं तेज चल रही हैं और शायद बारिश बहुत जल्द होने वाली है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए यह बहुत हसीन सा मौसम है। इस हसीन बारिश के मौसम में खेरा रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी अपनी धीमी गति से रुकती है। ट्रेन में से 2 व्यक्ति उतरते हैं, महेश और उनकी पत्नी रूपा। दोनों के ट्रेन से उतरते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते हुए वो किसी तरह अपने नए घर के पते पर पहुंचे। घर काफी सुनसान जगह पर था। उस घर से गांव के लोगों का घर बहुत दूर दूर था। घर की हालत बहुत जर्जर थी। घर देखने में काफी पुराना था, जैसे कई सालों से कोई रहा ना हो इसमें। घर की दीवारें भी जैसे अब टूटने को हो रही थीं। रात काफी अंधेरी हो चुकी थी। इस अंधेरी रात में वह घर सुनसान और जर्जर लग रहा था। ये कैसा घर रहने के लिए दिया है बड़े साहब ने, इतने सुनसान जगह पर। यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। जगह थोड़ी सुनसान तो मुझे भी लग रही है, पर तुम चिंता मत करो। मैं एक बार बड़े साहब से बात करके देखूंगा, शायद कोई दूसरा घर मिल जाए। अभी तो हम यहीं रुक जाते हैं, बारिश भी बहुत हो रही है। हम ज्यादा देर बाहर रहे तो बीमार पड़ जाएंगे और फिर सुबह मुझे दफ्तर भी जाना है। चलो फिलहाल अभी हम इसी घर में ही रुक जाते हैं। महेश बाबू मूल निवासी दिल्ली के हैं। इन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करी और आखिरकार उनकी नौकरी लगी भी, तो दिल्ली शहर से बहुत दूर बिहार के खेरा गांव में। महेश बाबू अपनी पत्नी के साथ इस घर में रुकने का फैसला किया। घर काफी पुराना लग रहा था, जैसे बड़े साहब ने अभी सफाई करवाई है। वह दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए बिस्तर दिखते ही वह वहीं ढेर हो गए। आधी रात का समय था। बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई, जिससे रूपा की आंखें खुल गईं। उसने इधर उधर देखा तो उसे याद आया कि वह तो इस सुनसान घर में है। ये कैसा घर रहने के लिए दिया है बड़े साहब ने, इतने सुनसान जगह पर। यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। रूपा यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। बाहर भयंकर बारिश लगी हुई थी और उस अंधेरी रात में एक पेड़ जो कि अलग ही चमक रहा था, मानो सारे जगह की बिजली उस पेड़ पर ही पड़ रही हो। चमकती बिजली की चमकाहट में उस पेड़ के पास रूपा को कुछ दिखा। माथे पर शिकन लिए वह बिस्तर से उतरकर खिड़की की ओर गई। खिड़की से बाहर उसने देखा, बाहर अभी भी घनघोर बारिश लगी हुई है और केवल उस एक पेड़ पर ही बिजली गिर रही थी। लेकिन वहां कुछ और नहीं दिखा, न ही आसपास और न ही उस पेड़ पर। लेकिन कुछ तो देखा था मैंने वहां। कोई था वहां पर, कोई उसे पेड़ पर बैठा हो, जैसे कोई इंसान हो। क्या ये मेरा भ्रम हो सकता है? हाँ, भ्रम ही होगा। इतनी रात को कौन बैठेगा? हाँ, शायद थकान के कारण मुझे ऐसा लगा होगा। यह सोचकर रूपा वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। अगली सुबह महेश बाबू ने अपने बड़े साहब से बात की। बड़े साहब, ये घर काफी वीरान जगह पर है। यहाँ पर आसपास कोई घर भी नहीं है। आप हमारे लिए कोई दूसरे घर का इंतजाम कर देते तो। वह दरअसल मेरी पत्नी पेट से है, तो अगर आसपास कुछ घर रहेंगे तो उसका भी मन लगा रहेगा।
और मेरी चिंता भी कम हो जाएगी। ठीक है महेश बाबू, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपके लिए दूसरे घर का बंदोबस्त जल्द ही कर दूंगा। क्या हुआ? क्या कहा बड़े साहब ने? घर का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ, हो तो जाएगा, मगर 2 दिन का समय लग जाएगा। क्या 2 दिन तक अब हमें इसी घर में रहना होगा? हाँ रूपा, अभी हमारे पास और कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं है, तब तक हमें यही रहना होगा। अब तुम 2 दिन के लिए इस घर में एडजस्ट कर लो, फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महेश बाबू अपने दफ्तर के लिए निकल गए। रूपा घर में अकेली थी। दरवाजे से बाहर आकर जब रूपा ने सुबह का नजारा देखा तो उसकी नजरें चमक उठी। जो नजारा रात में इतना भयंकर लग रहा था, वह नजारा सुबह बहुत ही हसीन था। चारों तरफ हरियाली और जंगलों से घिरा हुआ घर। लेकिन एक बात थी जो रूपा को अजीब लगी। आसपास एक भी घर नहीं है, बस इस घर को छोड़कर। बाहर रूपा थोड़ा टहलने के लिए निकल गई। चलते चलते वह घर से थोड़ी दूरी पर 2-4 घर थे, वहां पहुंच गई। तभी एक बूढ़ी काकी की नजर उस पर गई। बिटिया, तुम तो इस काम की नहीं लगती। तुम्हें यहाँ आज से पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ काकी, वह मैं कल रात को ही यहाँ अपने पति से साथ आई हूँ। मेरे पति की यहाँ पर सरकारी आवास में नौकरी लगी है, तो हम यहीं रहने आए हैं। लगता है यही आसपास ही रुकी हो। हाँ काकी, वह जो दूर पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, उसके पास जो एक सरकारी कॉटेज है ना, बस वहीं पर अभी रुके हैं। क्या उस पीपल के पेड़ के पास? हाँ काकी, वह जो दूर पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, उसके पास जो एक सरकारी कॉटेज है ना, बस वहीं पर अब भी रुके हैं। चली जाओ यहाँ से, वह घर सही नहीं है। छोड़ दो उस घर को, भाग जाओ वहां से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ काकी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बस मैं कह रही हूँ ना, उस घर को छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। चलो जाओ वहां से, छोड़ दो उस घर को, चली जाओ। इतना कहकर वह काकी वहां से चली गई, किसी चीज से डर गई हो जैसे। काकी की बातों ने रूपा को बहुत असमंजस में डाल दिया था। काकी ने ऐसा क्यों कहा कि यह घर सही नहीं है, और पीपल के पेड़ की बात सुनकर वह इतनी अजीब बातें क्यों करने लगी? माथे पर शिकन लिए रूपा वापस घर आ गई और फिर अपनी खिड़की से उस पेड़ की ओर देखने लगी। काकी ने ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा क्या है इस पेड़ में जो काकी ऐसी बातें कर रही थी? मुझे लगता है इस बारे में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। गांव के लोग हैं तो शायद ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब बस काकी की एक परिकल्पना है और कुछ नहीं। शाम का समय था। महेश बाबू भी दफ्तर से घर लौट चुके थे। दोनों ने खाना खाया और फिर सो गए। रात के ठीक 3 बजे रूपा को ऐसा लगा जैसे कुछ फुसफुसाहट उसके कानों में सुनाई दे रही है। उसने इधर उधर सर घुमाकर देखा, पर सब कुछ शांत सा लगा। उसने सोचा शायद कोई सपना था। फिर रूपा की नजर खिड़की पर पड़ी। आज बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी, मौसम भी शांत था। तभी रूपा की नजर उस पीपल के पेड़ पर गई। उसने उस पेड़ पर एक अजीब सी परछाई देखी। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं है। कल बरसात में भी उसने कुछ ऐसा ही देखा था, और आज फिर वह परछाई। कोई तो है वहां। कौन हो सकता है?
इतनी रात को पेड़ पर कौन होगा? आसपास में तो किसी का घर भी नहीं है। रूपा ने दरवाजा खोला और पेड़ की तरफ देखा। पलक भर में ही पेड़ के पास बहुत अंधेरा छा गया था। उसे कुछ साफ साफ नजर ही नहीं आ रहा था। रूपा थोड़ा आगे बढ़ी। चारों तरफ अंधेरा, हल्की धुंध सी थी। उस धुंध में ज्यादा साफ तो कुछ नहीं दिख पा रहा था। रूपा उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसने पेड़ को इधर उधर चारों तरफ से देखा, मगर पेड़ पर तो कोई नहीं था। अचानक की इतनी धुंध कहां से आ गई? सर्दी का मौसम भी अब भी दूर है, फिर यह धुंध कहां से आई? तभी पेड़ों के पास से एक टिमटिमाती रोशनी हुई, जैसे कोई गहरी आंखें उसे देख रही हों। रूपा की नजर जब उस पर गई तो वह 2 कदम पीछे हट गई। वह बहुत ही भयानक था। कोई इंसान तो नहीं लगता। क्या फिर ये मेरा कोई भ्रम था? पर एक ही भ्रम 2 बार कैसे हो सकता है? एक अजीब रंग का प्राणी जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता, तो फिर यह क्या है? मुझे घर जाना चाहिए। यहां मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। रूपा की सांसें अब और तेज हो गईं। रूपा पीछे मुड़कर वापस घर की ओर अपने तेज कदमों से जाने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। रूपा बहुत डर चुकी थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर मानो जैसी उसकी आवाज दब सी गई हो। वह दबे पांव जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गई और अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रूपा बहुत डरी हुई थी। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे लगता है वह पेड़ ठीक नहीं है। उस पेड़ में कुछ गड़बड़ है। शायद पेड़ पर कोई भूत रहता है। यह तुम कैसी बातें कर रही हो रूपा? पर मैंने कल कुछ देखा था जो कोई सपना नहीं था, और ना ही वो कोई इंसान था। वह कुछ तो था जो बहुत डरावना था। मगर इतनी रात को कौन आएगा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भूत वगैरह कुछ नहीं होता। तुम ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकती हो? तुम तो शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो। देखो रूपा, तुम पेट से हो, इसीलिए हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। ऐसी हालत में कभी कभी ऐसे सपने आ जाते हैं। जी, सपना नहीं था वो। वहां सच में कोई था। मैं यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। आप चलिए यहाँ से। देखो रूपा, बस एक दिन की ही तो बात है। हम दूसरा कमरा देख लेंगे। मेरे लिए बस एक दिन और एडजस्ट कर लो। कल हम पक्का दूसरे घर ढूंढ लेंगे। आप समझते क्यों नहीं? हम इस घर में नहीं रह सकते। यहाँ हमारी जान को खतरा है और हमारे बच्चे को भी। आप इसके बारे में तो सोचिए। मैं समझता हूं रूपा, पर तुम भी तो मेरी बात को समझो ना। मैं क्या क्या देखूं? बाहर दफ्तर के काम की इतनी टेंशन, और फिर तुम यहां पर मुझे उलझन में डाल रही हो। तुम मेरी तरफ से भी तो सोच कर देखो। कह रहा हूं ना, बस एक दिन की ही तो बात है। तुम किसी तरह एडजस्ट कर लो प्लीज रूपा, मेरे लिए। इसके आगे रूपा कुछ नहीं कह सकी। महेश बाबू के यह शब्द ने रूपा की आवाज दबा दी हो जैसे। महेश बाबू दफ्तर के लिए निकल गए। आज शायद उसका मन थोड़ा खराब हो चुका था। उधर रूपा भी काफी उदास सी लग रही थी। वो अपने दरवाजे पर आंखें बैठ गई और उस पीपल के पेड़ को निहारने लगी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे यह पेड़ जिंदा है, सांस ले रहा है हमारी तरह। न जाने क्यों मुझे इस पेड़ से एक अजीब सा डर लगता है। पता नहीं कब हमें कोई दूसरा घर मिलेगा।
शाम का वक्त था। महेश बाबू घर लौट चुके थे। उन्होंने रूपा को आवाज लगाई, पर यह क्या, रूपा की कोई आवाज नहीं आई। महेश ने काफी आवाज लगाई, मगर रूपा का कोई जवाब नहीं आया। ये रूपा कहाँ चली गई? हमेशा तो घर पर ही रहती है, फिर कहाँ गई होगी? फिर उसने अंदर के कमरों में जाकर देखा, मगर रूपा कहीं नहीं थी। तभी महेश बाबू की नजर खिड़की की तरफ गई। पीपल के पेड़ के सामने का दृश्य देखकर महेश बाबू की जान में जान आई। ओ रूपा, तुम उधर क्या कर रही हो? घर में आ जाओ। महेश बाबू की बातों का रूप ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश बाबू ने एक बार फिर और आवाज लगाया। महेश बाबू की इतनी आवाज लगाने के बाद भी रूपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। महेश बाबू रूपा के पास पहुंचे। रूपा, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम इधर आओ। यह कहते हुए महेश बाबू ने रूपा की तरफ देखा, मगर रूपा ने कोई जवाब ही ना दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रूपा, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम इधर आओ। रूपा, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा था, तुम यहां क्या कर रही हो? जी आप कब आए? रूपा, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा था, तुम यहां क्या कर रही हो? जी वह बस मैं थोड़ी खुली हवा में टहल रही थी। चलो अंदर चलते हैं। रूपा, बस एक और दिन की ही बात है। मेरी बड़े साहब से बात हो गई है, परसों तक हमें दूसरा घर मिल जाएगा। वह दफ्तर के बिल्कुल पास ही है और वहां पर आसपास में काफी घर भी है, तो तुम्हें वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कहते हुए महेश बाबू ने रूपा की तरफ देखा, मगर रूपा ने कोई जवाब ही ना दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रूपा, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ मैं ठीक हूं। तुम वहां क्या कर रही हो? चलो सो जाओ, ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो आ जाओ, अब आराम कर लो। ठीक है। रूपा भी आकर बिस्तर पर लेट गई। आज मौसम भी साफ था। रात के 3 बज रहे थे। अचानक बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई, जिससे महेश बाबू की आंखें खुल गईं। महेश बाबू ने अपनी बगल में देखा, वहां रूपा नहीं थी। उसने इधर उधर सर घुमाया, पर उसे रूपा नहीं दिखी। तभी उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया और खिड़की की तरफ का दृश्य देखकर महेश अचंभित रह गया। पीपल का पेड़ और उस पेड़ पर बैठी थी रूपा। यह दृश्य देखकर महेश बाबू की आंखें फटी की फटी रह गईं। महेश बाबू दरवाजे पर आए। दरवाजा पहले से खुला था। उन्होंने पेड़ की तरफ दोबारा देखा, लेकिन यह क्या, पेड़ पर तो कोई नहीं था। यह देखकर महेश बाबू अब और ज्यादा घबरा गए। महेश बाबू ने एक बार अपने कमरे की ओर देखा तो वह दृश्य तो और ज्यादा डरावना था। महेश बाबू ने देखा कि रूपा अपने बिस्तर पर लेटी है। महेश बाबू को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हो रहा है। एक बार के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं। महेश बाबू बहुत उलझन में पड़ गए। महेश बाबू ने दरवाजा बंद किया और जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। कुछ ही देर में महेश बाबू गहरी नींद में जा चुके थे। तभी महेश बाबू को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। महेश बाबू इस उलझन में थे कि यह सपना है या कोई सच। जब महेश बाबू ने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वह सपना नहीं सच है। सामने रूपा खड़ी है। उसके पेट पर खून लगा हुआ था। उसके हाथों पर भी खून लगा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी हो गई हैं, जैसा वो रूपा नहीं, एक खूंखार जानवर हो या फिर कुछ और। यह देखकर महेश बाबू का दिल ने मानो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। यह देखकर उन्होंने जोर से चिल्लाने की कोशिश करी, मगर उनकी आवाज अंदर ही दब गई हो जैसे। महेश बाबू का पूरा शरीर अकड़ गया। वह हिलने तक की हालत में नहीं थे।
फिर एक जोरदार सीने में जलन के साथ वह बिस्तर से नीचे गिर गए, मानो हार्ट अटैक आया हूं जैसे। सुबह महेश बाबू के घर के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। रूपा की लाश फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और वहीं बगल में महेश भी पड़ा था। दोनों का शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे उनके शरीर में से खून चूस लिया हो किसी ने। अरे यह वही पीपल के मुंजिया का ही काम है। इनकी ये हालत तो देखो, यहां नहीं आना चाहिए था ही इन्हें। उसके बाद कुछ महीनों तक गांव में सन्नाटा छाया रहा। कोई भी उस कॉटेज में रहने नहीं आया और वह दफ्तर बंद पड़ गया। 6 महीने बाद आपकी नौकरी इतनी दूर लगी है, मैंने सोचा था कि हम शहर में ही रहेंगे, पर ये कहां हमें गांव में लाकर पटक दिया बड़े साहब ने। अब बस करो मीरा, बस कुछ ही महीनों की तो बात है। बड़े साहब ने कहा है 6 महीने ही हमें इस गांव में रहना है। इसके बाद यहाँ पर एक बड़े साहब की पोस्टिंग होने वाली है। उसके बाद मुझे वापस शहर में ही अच्छी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक हमें यही रहना होगा। लेकिन मैं इस गांव में कैसे रहूंगी? तुम्हें तो पता है ना, मुझे गांव में रहना इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, पर अब नौकरी चाहिए तो इतना रिस्क तो उठाना ही होगा ना। देखो हम पहुंच भी गए अपने घर के पास।